वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। सबसे पहले हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का मीनिंग करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज अ पार्ट ऑफ अ स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग मेथड वेयर वर्क इज परफॉर्म्ड एज पर द रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशंस ऑफ द कस्टमर्स और कॉन्ट्रैक्टी। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कहते हैं कि हमारा एक कॉस्टिंग का मेथड है जिसके अंदर क्या होता है कि जो भी काम वर्क जो भी परफॉर्म किया जाता है वो किसके लिए एज पर द रिक्वायरमेंट हमारे जो कस्टमर और कॉन्ट्रैक्टी की रिक्वायरमेंट को माइंड में सेट करके फिर ही जो वर्क है उसे हम परफॉर्म करते हैं। The person executing the contract is known as contractor and the person for whom it is executed is known as contractee। कहते हैं जो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करता है, जो कॉन्ट्रैक्ट को करता है वो क्या होता है हमारा कॉन्ट्रैक्टर, और जिसके लिए वो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है वो क्या होता है हमारा कॉन्ट्रैक्टी। अब हम करेंगे फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। द मेन फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में बी समराइज्ड एज फॉलोज। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट्स आर द जॉब्स ऑफ लार्ज साइज एंड मे कंटिन्यू ओवर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स क्या हमारी जॉब्स होती है एक लार्ज साइज की, और ये कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्ट वो एक अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा टाइम के लिए भी परफॉर्म हो सकता है। Each contract is treated as a separate unit of cost for the purpose of cost ascertainment। हम हर एक कॉन्ट्रैक्ट को एक सेपरेट यूनिट जो होता है हमारा कोस्ट का उसकी तरह ट्रीट करते हैं वो किस पर्पज़ के लिए क्या हम कोस्ट को असटेन कर सकें। द कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्जीक्यूटेड एज पर द स्पेसिफिकेशंस गिवन बाय द कॉन्ट्रैक्टी। और जितनी भी कॉन्ट्रैक्ट्स है उसे हम एग्जीक्यूट करते हैं एज जो भी हमारी कॉन्ट्रैक्टी होती है उसकी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग। Since the work is executed at the contract size, most of items of cost to be incurred आर डायरेक्ट इन नेचर। कहते सिंस अगर कोई भी काम है जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट का वो तो हम कॉन्ट्रैक्ट की साइड पे ही एग्जीक्यूट करते हैं, बट जो भी आइटम हम कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर इनकट की जाती है जो भी कॉस्ट इनकट की जाती है वो क्या होती है डायरेक्ट इन द नेचर। द पेमेंट्स बाय द कॉन्ट्रैक्टी आर मेड टू द कॉन्ट्रैक्टर्स इन इंस्टॉलमेंट्स ऑन द बेसिक्स ऑफ द एक्सटेंट of the work already completed by him and certified has completed by the contractee engineer और architect। कहते जितनी भी पेमेंट्स होती है जो हमारी कॉन्ट्रैक्ट की वो कॉन्ट्रैक्टर इंस्टॉलमेंट में भी दे सकता है। वर्क के अकॉर्डिंग वर्क के ऊपर डिपेंड करता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है जो कॉन्ट्रैक्टी है वो कॉन्ट्रैक्ट को पेमेंट किस बेसिस पे करता है, इंस्टॉलमेंट में देता है या लमसम अमाउंट में। और जितना भी काम है वो एक मतलब कि कंप्लीट किया जाता है वो एक इंजीनियर या आर्किटेक्ट कॉन्ट्रैक्ट जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है उसे हम पूरे अच्छी तरीके से परफॉर्म करते हैं अपने कॉन्ट्रैक्टी के लिए। पहले हमने किए थे फीचर्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, अब हम करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। द मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग आर टू असरटेन द टोटल कॉस्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है उसकी टोटल कॉस्ट को असरटेन करना, टू असरटेन द प्रॉफिट और लॉस ऑन द कॉन्ट्रैक्ट, और हम और प्रॉफिट और लॉस को असरटेन करना ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो वो डिटरमाइन करना, अगर लॉस हो रहा है तो कितना लॉस हो रहा है उसे असरटेन करना। ये दोनों मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के। Calculations of the profit loss on contracts. The procedure for the determination of profit or loss on the contracts under different circumstances may be given as follows. Profits on complete contracts. In case of contracts completed during the accounting year, the full contract price, whether payable in lump sum on the completions of contract or payable by the installment, shall be debited
यू। कहते हैं अगर हमारा जो अगर हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट है तो उसके ऊपर हम प्रॉफिट्स को ट्रीट कैसे करते हैं। जैसे कि कहते हैं अगर हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कंप्लीट हो जाता है एक अकाउंटिंग ईयर में, तो जितना भी हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो तो अगर वो लमसम में पेमेंट हो रहा है या फिर वो इंस्टॉलमेंट में होता है, उसे हम डेबिट कर देते हैं अपने कॉन्ट्रैक्टी के पर्सनल अकाउंट में और क्रेडिट कर देते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के। द डिफरेंस बिटवीन द टोटल ऑफ टू साइड्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट शैल बी ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द कंट्रैक्टर बाय द वे ऑफ प्रॉफिट और लॉस। और जो भी हमारा डिफरेंस है टोटल साइड का उसे हम किसी ट्रांसफ़र कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो भी हमारा कॉन्ट्रैक्टर का होता है उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम ट्रांसफ़र कर देते हैं दोनों साइड का जो भी डिफरेंस आता है उसको। पहले ही हमने किए थे कैलकुलेशंस ऑफ द प्रॉफिट ऑन द कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स, अब हम करेंगे कैलकुलेशंस ऑफ द प्रॉफिट्स और इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। एज अ जनरल रूल प्रॉफिट ऑन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट शुड नॉट बी टेकन क्रेडिटर फॉर। कहते हैं अगर हम जनरल रूल से पॉइंट ऑफ के व्यू से बात करें तो जो हमारा प्रॉफिट्स है हमारे इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उसे हम टेकन क्रेडिट नहीं ले सकते। अ नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आर गिवन अगेंस्ट द कैलकुलेशंस ऑफ द प्रॉफिट्स और इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। कहते हैं बहुत सारी आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट दी गई है हमें इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर प्रॉफिट की कैलकुलेशन के रिगार्डिंग। सबसे पहले फर्स्टली द एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट इज अगेंस्ट द जर्नल अकाउंटिंग प्रिंसिपल। कहते हैं सबसे पहले जो हमारे एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट्स है वो हमारे जर्नल अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। सेकेंडली the true profits on a contract cannot be ascertained until a contract is finished, since a contract which appeared to be profitable in its earlier stage may finally result into a loss on the account of unexpected loss। कहते हैं सेकंड अगर हम बात करें तो हम जो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर हम ट्रू प्रॉफिट असरटेन नहीं कर सकते तब तक जब तक हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरी तरह फिनिश नहीं हो जाता है। कहते हैं ज़रूरी नहीं होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग में हमें प्रॉफिट दिखा रहा है वो एंड में भी प्रॉफिट दिखाए। हो सकता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो स्टार्टिंग में हमें प्रॉफिट दिखा रहा हो बट लास्ट में आन के उसे लॉस हो जाए। तो इस केस में क्या होता है कि हमें अनएक्सपेक्टेड लॉस भी अराइज हो सकती है फ्यूचर के अंदर। तो इसलिए हमें ये भी एक आर्ग्यूमेंट्स आ जाता है हमारा इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स में कि जब तक हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फिनिश नहीं हो जाता तब तक हम ट्रू प्रॉफिट असर्टेन नहीं कर सकते अपने कॉन्ट्रैक्ट का। लास्टली कहते इनकम टैक्स विल बी पेड ऑन द प्रॉफिट्स एट एन अर्लियर डेट दैन वुड अदरवाइज बी नेसेसरी। कहते लास्टली अगर हम बात करें कि जो भी हमारा इनकम टैक्स है वो हम प्रॉफिट के रिगार्डिंग सबसे पहले अर्लियर जो भी डेट होती है उससे पहले ही हम पे कर देते हैं। द कंप्यूटेशंस ऑफ प्रॉफिट्स ऑन द इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट हैज़ टू एस्पेक्ट्स। कहते हैं अगर हम इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर प्रॉफिट के कैलकुलेशन की बात करें तो इसके रिगार्डिंग हमारे टू एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। सबसे पहले कंप्यूटेशंस ऑफ द नोशनल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द काउंटिंग पीरियड ऑन द इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स। For this purpose, the valuations of the certified work and the cost of uncertified work at the end of the accounting period are credited to the contract account। कहते हैं इस पर्पज़ के लिए होता है। कहते हैं जो भी हमारा वैल्यू होती है हमारे सर्टिफाइड वर्क की या फिर हमारे अनसर्टिफाइड वर्क की कॉस्ट वो हम क्या कर देते हैं उसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं नोशनल प्रॉफिट। सबसे पहले जो भी हमारा वैल्यू है हमारी सर्टिफाइड वर्क की उसको लेते हैं, उसके अंदर हम जो वर्क हमारा नहीं हुआ अभी तक सर्टिफाई उसको ऐड कर देते हैं और जो इन दोनों को ऐड कर टोटल आता है उसमें से हम लेस कर देते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, लेस करने के बाद हमारे पास नोशनल प्रॉफिट आ जाता है। सेकंड है हमारा केस कंप्यूटेशन ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ द नोशनल प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड द लॉस अकाउंट।
द इंटायर अमाउंट ऑफ नोशनल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड इज़ नॉट ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड द लॉस अकाउंट। कहते हैं जो हमारे इंटायर अमाउंट होती है हमारे नोशनल प्रॉफिट की, उसे हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इन द व्यू ऑफ द फ्यूचर अनसर्टेनिटीज़ इन्वॉल्व इन द कॉन्ट्रैक्ट वर्क ओनली पोर्शन ऑफ द नोशनल प्रॉफिट इज़ ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड द लॉस अकाउंट। कहते हैं अगर हम फ्यूचर अनसर्टिनिटी अराइज हो सकती है हमारे कॉन्ट्रैक्ट के वर्क में, तो इस केस हम ये क्या करते हैं कि जो हम भी हमारा रिमेनिंग पोर्शन होता है, जो जितने भी प्रॉफिट है उसे ट्रांसफ़र करने के बाद जो रिमेनिंग पोर्शन होता है उसे हम क्या कर लेते हैं, एक प्रोविज़न के तरह कैप्ट कर लेते हैं कि अगर हम फ्यूचर में कोई भी इमरजेंसी अराइज होती है तो हम इस रिमेनिंग पोर्शन में से उसे कवर कर सकें। The following principles are generally followed for the purpose of ascertaining the proportion of the notional profit to be transferred to the profit and loss account। इसके रिगार्डिंग हमारे केस आ जाते हैं। सबसे पहले केस है व्हेन द वर्क डन इज़ 1/4। कहते हैं जब हमारा कोई भी काम होता है कॉन्ट्रैक्ट का वो 1/4 हो बट वो 1/2 लेस हो, तो इस रिगार्डिंग हम नोशनल प्रॉफिट के रिगार्डिंग क्या करते हैं, प्रोविज़न रखते हैं और उस प्रोविज़न को हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र नहीं करते। सेकंड केस आता है हमारे पास व्हेन द वर्क डन इज़ 1/4 और मोर देन 1/4 बट लेस देन हाफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो जब हमारा जो वर्क डन होता है वो 1/4 हो मोर देन बट 1/4 के हाफ से कम हो, तो उस केस में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, नोशनल प्रॉफिट इंटू 1/3 ऑफ कैश रिसीव्ड ओवर वर्क सर्टिफाइड। आ जाता अब केस थर्ड व्हेन वर्क सर्टिफाइड इज़ 1/2 और मोर देन हाफ बट कंट्रैक्ट इज़ नॉट नियरली कंप्लीशन। इस केस में हम इसे ऐसे कैलकुलेट करते हैं व्हेन द कंट्रैक्ट इज़ नियरली अकम्प्लिश टोटल कॉस्ट माइनस एस्टिमेट कॉस्ट इक्वल्स टू एस्टिमेट प्रॉफिट ऑफ अकम्प्लिशिंग।